farmohub.pk. Assalamualaikum. Today we'll be covering next two topics of unit number 6, physicochemical processes. So जो आज हम लोगों ने टॉपिक देख रहे हैं वो है lyophilization और elucidation. So talking about the lyophilization, जिसको हम लोग freeze drying या cryodesiccation भी बोलते हैं, it is a process of low temperature dehydration that involves freezing the product, hence lowering its vapor pressure, then removing the ice by sublimation. तो बेसिकली ये आइसोलेशन प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को रिमूव करते हैं, उस पूरे सॉल्यूशन को फ्रीज करते हैं, जो और उसके ऊपर जितना भी वेपर्स बने होते हैं आइस के उसको हम लोग वैक्यूम से रिमूव कर देते हैं. इट इज द सब्लिमेशन ऑफ फ्रोजन सब्सटेंसेस इन शॉर्ट, एंड इट इन्वॉल्व्स अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. ट्रिपल पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट बेसिकली वो एक टेम्परेचर और एक प्रेशर पे पॉइंट है जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड, लिक्विड या वेपर फेज जो है वो कोएग्जिस्ट करता है. जैसे इस केस में अगर आप ये वाला पोर्शन देखें, ये सॉलिड है, यहाँ से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ये लिक्विड फेज है सारा, और लिक्विड से जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा, ये गैसियस फेज है. तो इन तीनों के ऊपर एक ऐसा फेज है हमारे पास जिसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे ये तीनों फेजेस जो हैं वो कोएग्जिस्ट करती हैं. अब बेसिकली इसका अगर जो प्रोसेस है वो क्या है, जो कम्प्लीटली फ्रोजन सैंपल है उसको हम लोग वैक्यूम के अंदर रखते हैं ताकि उसके अंदर वाटर और जितने भी सॉल्वेंट्स हैं सैंपल के अंदर वो सारे रिमूव किए जा सके. तो जो आइस है वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट पासिंग टू द लिक्विड फेज, और जो आपका जो मटेरियल है उसको हम लोग फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट कहते हैं. इसके अंदर दो किस्म के स्टेप्स हैं, एक उसका प्री ट्रीटमेंट और अनीलिंग. प्री ट्रीटमेंट के अंदर फ्रीजिंग आ जाती है सॉलिड्स की या ड्राइंग आ जाती है. सो प्री ट्रीटमेंट को देखते हैं. सबसे पहले फ्रीजिंग ऑफ सॉलिड्स. तो वैक्यूम को अप्लाई करने से पहले हम लोगों ने जो लिक्विड है जो हमारे पास, जिसको हम लोगों ने फ्रीज ड्राई करना है, उसको हम लोगों ने फ्रीज करना होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्री फ्रीजिंग, और इसको दो तरीकों से किया जाता है, आइदर शेल फ्रीजिंग से या फिर वर्टिकल फ्रीजिंग से. तो जो शेल फ्रीजिंग है उसके अंदर जो लिक्विड है उसको बॉटल में लेते हैं और उसको हॉरिजॉन्टली रोटेट कराते हैं फ्रिज के बाथ के अंदर. तो क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा है तो जितना भी मटेरियल है वो थिन लेयर्स में वॉल के अलोंग फ्रीज हो जाएगा, और जो बाकी सॉल्वेंट रह जाएगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो यूजुअली लो टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज नहीं होते. तो वो जो सॉल्वेंट रह जाएगा उसको हम लोग आइस में कन्वर्ट कर देंगे और उसको रिमूव कर देंगे बाय वैक्यूम. इस तरीके से होता क्या है कि सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाता है सब्लिमेशन के लिए, और हीट ट्रांसफर भी इंक्रीज हो जाती है. दूसरा जो मेथड है वो है हमारे पास वर्टिकल फ्रीजिंग, जिसके अंदर जो बॉटल है उनको पहले चिल किया जाता है और फिर इंडिविजुअली बॉटल्स को वर्टिकल पोजीशन के अंदर रोटेट किया जाता है, जिसकी वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रीम ऑफ वेरी कोल्ड एयर, क्योंकि कोल्ड एयर उसमें से पास होती रहती है तो इसके अंदर स्मॉल आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज मोर रैपिड. तो प्री फ्रीजिंग के बाद हम लोगों ने ड्राइंग करनी है, एंड ड्राइंग इज ऑफ टू टाइप्स. थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करना है ताकि ड्राई किया जा सके उसको. तो दो किस्म की ड्राइंग होती है, एक प्राइमरी ड्राइंग और एक सेकेंडरी ड्राइंग. तो प्राइमरी ड्राइंग है दैट मींस टू सप्लाई द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब वो हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स. मतलब कि एक फेज से दूसरी फेज में चेंज होने के लिए जितनी हीट लगेगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है बेसिकली. तो जो इसका मकसद के लिए ऑपरेटर्स यूज होता है उसको हम लोग वैक्यूम ओवन बोलते हैं, जिसके साथ जो है वो एक आउटलेट लगी होती है. तो लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंस को प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो वेपर्स बने हैं हमारे पास फ्रीजिंग के दौरान उनको रिमूव किया जा सके, और इस प्रोसेस से 99.5% मॉइस्चर को रिमूव कर लिया जाता है, और जो बाकी 0.5% मॉइस्चर रह जाता है उसको हम लोग सेकेंडरी ड्राइंग से हीट कर रिमूव करते हैं. सो after primary drying, the substance is subjected to the vacuum drying to remaining 0.5% moisture. इसको secondary drying बोलते हैं, और इस दौरान 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है. जो दूसरा प्रोसेस है हमारे पास इसके अंदर वो है एनीलिंग.
अनीलिंग बेसिकली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर जो क्रिस्टल्स हैं, जो माइक्रो क्रिस्टल्स बने हैं हमारे पास, जो माइक्रो स्ट्रक्चर है किसी भी मटेरियल का, उसको चेंज किया जाता है, उसकी मैकेनिकल और उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को तब्दील किया जाता है. So annealing is the process in which we increase the temperature but below the melting and then holding to allow the crystals. या आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मटेरियल है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा हुआ था, उसको हम लोगों ने फ्रीज किया पहले, और फिर बाद में एनीलिंग के लिए हम लोगों ने उसको उसका टेम्परेचर थोड़ा सा जो है वो बढ़ा दिया. तो जो कुछ एमॉर्फस प्रोडक्ट्स लाइक मैनिटोल और जो ग्लाइसिन है, वो मेटास्टेबल ग्लास फॉर्म बनाते हैं जिनके अंदर क्रिस्टलाइजेशन इनकम्प्लीट होती है जब उनको पहले फ्रीज किया जाता है. सो दीज प्रोडक्ट्स कैन बी बेनिफिट बाय थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसको हम लोग एनीलिंग बोल रहे हैं, कि हम लोग जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहे हैं. एनीलिंग में होता क्या है कि जो प्रोडक्ट का टेम्परेचर है उसको हम लोग साइकिल करते हैं, मतलब -30 या -40 से उसको इंक्रीज करते हैं टू -20 डिग्री यूजली फॉर अ फ्यू आवर्स, और दोबारा उसको -40 पे ले जाते हैं. जैसे आप ये देख सकते हैं, पहले फ्रीज किया, फिर उसको अनील किया, और उसके बाद दोबारा जो इसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर दिया, तो ऑब्टेन मोर कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन, ताकि जो क्रिस्टलाइजेशन है हमारे पास सब्सटेंस की वो अच्छे तरीके से हो जाए. अनीलिंग का फायदा ये है कि लार्जर क्रिस्टल ग्रोथ बनना शुरू हो जाती है, और जो ड्राइंग टाइम है वो शॉर्टर हो जाता है. तो अगर इसको ग्राफ से देखें तो सबसे पहले फ्रीज करते हैं हम लोग प्रोडक्ट को, देन अनील, और देन फिर प्राइमरी ड्राइंग होती है. तो प्राइमरी ड्राइंग के दौरान जो सरफेस वाटर है उसको रिमूव किया जाता है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, सेकेंडरी ड्राइंग की जाती है. तो इस तरह जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन या जो बाउंड वाटर होता है सब्सटेंस का, वो भी रिमूव हो जाता है, और जो प्रोडक्ट है आपके पास फ्रीज ड्राइड हो जाती है. जो पैकेजिंग है हमारे पास किसी भी फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी वैक्यूम के अंडर ड्राई किया हुआ है, उसको फ्रीज किया हुआ है. सो यू नीड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द मॉइस्चर. इस पर्पस के लिए हम लोग वैक्यूम कंटेनर्स के अंदर इसको पैक करते हैं इन कंडीशन, इन प्रोडक्ट्स को, और बाद में उनको क्लोज किया जाता है. जितनी भी बोतल्स हैं, जो वायल्स हैं, उन्हें कंट्रोल कंडीशन के अंदर क्लोज किया जाता है, ताकि मॉइस्चर के साथ कोई कॉन्टेमिनेशन या ना हो. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीज ड्राइड मटेरियल. दे आर हाईली पोरस, दे आर एमॉर्फस, दे टेक मॉइस्चर इमीडिएटली और फॉरन क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, और उनका जो सरफेस एरिया वी हैव सीन दैट वो ज्यादा हो जाता है. देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट एज वेल. एडवांटेजेस अब क्या है? द प्रोडक्ट इज ड्राइड विदाउट एनी एलिवेटेड टेम्परेचर. बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं दिया जाता और हम लोग उसको लो टेम्परेचर पे ड्राई कर लेते हैं. सो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग्स के लिए बहुत बेहतर है. इसी वजह से जो प्रोडक्ट है वो पोरस फॉर्म में होती है, तो इसको रिकंस्टिट्यूटेड जो है वो इजीली किया जा सकता है, अनलाइक द क्रिस्टलाइज्ड प्रोडक्ट्स. Constituents of dry material remain homogeneously dispersed. वो homogeneous mixture में ही रहते हैं. Sterility जो है उसको अचीव करके मेंटेन किया जा सकता है, और चूंकि लो टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी नहीं होती या डिकम्पोजिशन या हाइड्रोलिसिस नहीं होती, तो ये भी हमें फायदा है फ्रीज ड्राइंग का कि ये प्रोसेस जो है वो रुक जाता है. डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट के? कि वोलेटाइल कंपाउंड को रिमूव हो जाते हैं, जिनको टेम्परेचर थोड़ा सा भी मिले तो फ्रीज ड्राइंग में हम लोग वोलेटाइल कंपाउंड्स नहीं यूज कर सकते. दिस प्रोसेस इज वेरी एक्सपेंसिव एज वेल एज इट इज वेरी स्लो. इस वजह से ये भी एक डिसएडवांटेज है. लेकिन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ जाती है कुछ इंडिविजुअल ड्रग्स के साथ. अब हमारे पास वो क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग एक फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट में चाहते हैं? दैट इज कि फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ, उसका कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक सफिशिएंट ड्राइनेस होनी चाहिए उसमें, पोरिसिटी अच्छी हो, वो स्टेराइल हो, पायरोजन से फ्री हो, पार्टिकुलेट उसके अंदर कोई ना हो, कोई उसके अंदर आपको विजिबल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ना हो, और केमिकली स्टेबल हो. नाउ टॉकिंग अबाउट द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, freeze drying is used in drug prevention method, like it lowers the water activity and reduces potential for microbial growth. क्योंकि जितना भी सॉल्वेंट है हम लोगों ने रिमूव कर दिया है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस कम है. उसके अलावा वी कैन ड्राई द हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड बायोलॉजिकल ड्रग्स, जिसके अंदर प्रोटीन्स और सीराज आ जाते हैं हमारे पास. देन लॉन्ग शेल्फ लाइफ हो जाती है ड्रग्स की, क्योंकि स्टेबल होते हैं.
बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स को इसी तरीके से ड्राई किया जाता है। सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। उसके अलावा प्रोटीन और पेप्टाइड्स की ड्राइंग के लिए ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हाई टेम्परेचर पे अगर हम लोग ड्राई कर रहे हैं तो प्रोटीन्स दे टेंड टू डिग्रेड, and this process is used in recombinant DNA technology as well. Hence, it is used in the manufacturing of various pharmaceuticals and biological products which are heat sensitive. Now, हम लोगों ने पहले बात की कि जो सब्लिमेशन और लायोफिलाइजेशन है वो कुछ सिमिलर है, तो इन दोनों में एक डिफरेंस भी है। वो ये है कि सब्लिमेशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको हीट दे के डायरेक्ट सॉलिड को लिक्विड सॉरी गैस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जबकि जो लायोफिलाइजेशन है उसको कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल प्रेशर पे कैरी आउट किया जाता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज्यादा नहीं होती कि उनको वेपर्स में कन्वर्ट करें। तो इस वजह से हम लोग सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जितना भी मटेरियल रह जाता है उसको हम लोग वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट लायोफिलाइजेशन। अब हम लोगों ने दूसरा टॉपिक जो देखना है सेक्शन में वो है इल्यूट्रेशन। इल्यूट्रेशन भी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग रिमूव करते हैं हैवी एंड लाइट पार्टिकल्स। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड मूव इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से मुराद क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड पार्टिकल्स वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहे हैं। जो फ्लूइड है हम लोग उसको मूव कराएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, हैवी पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेपरेट कर। So it is the process of separation of substance into powder of different degree of fineness। ठीक है, डिफरेंट डिग्री ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल साइज है, जो शेप है वो डिफरेंट है। तो हम लोग सब्सटेंस को लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के अंदर जो कि उसमें इनसॉल्युबल होता है उसके अंदर स्टर करते हैं और जो लिक्विड को डिफरेंट हाइट्स के ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं, फिर ड्रॉ कर लेते हैं लिक्विड्स को डिफरेंट हाइट पे और सॉलिड हमारे पास हो जाता है। टॉकिंग अबाउट ये प्रोसेस एक्सप्लेनेशन का, वेलोसिटी इसका जो है वो मेन प्रिंसिपल है कि ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो डाउनवर्ड आ रहे होते हैं। तो अगर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लेस देन द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स तो पार्टिकल्स डाउनवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, और अगर वेलोसिटी पार्टिकल्स की सेटिंग वेलोसिटी जो पार्टिकल्स की वो कम है तो जो फ्लूइड जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। इन शॉर्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि जो स्मॉल साइज पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जाएंगे और जो लार्ज साइज पार्टिकल है वो नीचे आ जाएगा बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, देयर सेटलिंग वेलोसिटी एंड एवरीथिंग। So illustration is the process of separation of fine particles from coarse particles। ये समरी हो गई इसकी। The particle size can be measured by this process and air illustration usually give sharper fraction of small and large particles than water illustration। क्योंकि पानी के अंदर टाइम बड़ा लगता है, जो एयर इल्यूट्रेशन है वो जरा शार्पर जल्दी बन जाता है और स्मॉल फ्रैक्शंस के अंदर शार्पर रिजल्ट्स आते हैं। दो किस्म के ऑपरेटर्स यूज होते हैं, ग्रेविटेशनल इल्यूट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल इल्यूट्रेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है जो ग्रेविटेशनल वाला है उसके अंदर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सेडिमेंटेशन होगी, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे जो ग्रेविटी के अंडर नहीं आएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। और जो सेंट्रीफ्यूगल इल्यूट्रेशन है उसमें क्या होता है कि हम लोग जो स्टीम है फ्लूइड की स्ट्रीम उसको हम लोग एक हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रोटेट कराते हैं। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो हाई पार्ट जो लार्ज पार्टिकल हैं वो फ्लूइड की जो डायरेक्शन है उसके साथ नहीं आएंगे, तो इल्यूटर की वॉल के ऊपर वो लग जाएंगे, इस वॉल पे लग जाएंगे। जबकि जो फाइन पार्टिकल है वो स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड के साथ ही मूव करते रहेंगे और हम लोग जो है वो उसको अलग कर सकेंगे। यूजेस इसके क्या हैं कि हमारे पास मटेरियल होता है लाइट केओलिन एंड हैवी केओलिन, जो कि बहुत सारी पाउडर फॉर्मेशन या पाउडर डोजेज फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इस प्रोसेस से, क्योंकि जो हैवी केओलिन है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और जो लाइट केओलिन है वो अपवर्ड मूव करेगा। एंड इट इज ऑल्सो यूज आफ्टर साइज रिडक्शन प्रोसेस। जब हम लोग किसी कुछ ड्रग्स का जो साइज है वो रिड्यूस कर लेते हैं तो हम लोग ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं ताकि जो ओवर साइज पार्टिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनकी फर्दर ग्राइंडिंग जो है वो
carry out की जा सकती है. This was all about this process as well. Thank you so much. For any queries, join us on our social media sites.